हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग अल्टरनेटिंग करंट की इंस्टेंटेनियस और एवरेज पावर के बारे में स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर अपने दो टॉपिक और बचे हैं, ट्रांसफार्मर और जनरेटर, उनको अपन देखते हैं। तो देखो क्या है ट्रांसफार्मर। नाम से पता चल रहा है ट्रांसफॉर्म करेगा। किसको ट्रांसफॉर्म करेगा? अल्टरनेटिंग वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करेगा। ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज का लेवल चेंज करता है। मींस हायर वोल्टेज को लोअर वोल्टेज में या लोअर वोल्टेज को हायर वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है, मतलब ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो उस डिवाइस को अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। ठीक है, इट चेंजेस द लेवल ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का लेवल चेंज करने के लिए ये क्या करेगा? कोई ना कोई प्रिंसिपल यूज करेगा। जिस प्रिंसिपल को यूज करता है दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू क्या करता है? वोल्टेज के लेवल को चेंज कर सकता है। इसके अंदर क्या होता है? लेमिनेटेड शीट्स होती हैं मेटल के, है ना, और उन लेमिनेटेड मेटल शीट्स को एक दूसरे के ऊपर स्टिक करके और एक थिक मेटल की शीट बनाई जाती है या पीस बनाया जाता है। ठीक है, सिंगल पीस ना हो के वो पीस जो है वो किससे बनता है? वो मेटल की शीट से बनता है। तो अपन ऐसे देख सकते हैं कि भाई मान लो मेरे पास ऐसी बहुत सारी मेटल शीट्स हैं और वो मेटल शीट्स एक दूसरे के ऊपर, अच्छा वो जो मेटल शीट्स है ना वो भी लेमिनेटेड होती हैं, मतलब उन मेटल शीट्स का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता। इस तरह ये मेटल शीट्स एक दूसरे के ऊपर स्टिक कर दें। ठीक है, अंदर से अपन इसको देखें तो इस तरह का मेरे पास एक मेटल का पीस प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, दीज आर लेमिनेटेड मेटल शीट्स। ठीक है, ये जो लेमिनेटेड मेटल शीट्स हैं उनके ऊपर दो कॉइल अपन लगाते हैं। एक कॉइल तो अपन यहाँ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ये इस तरह। ये जो कॉइल अपन ने ऊपर लगाई इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। इस प्राइमरी कॉइल में अपन उस एसी सोर्स को कनेक्ट करते हैं जिस एसी सोर्स को का वोल्टेज का लेवल अपन को चेंज करना होता है। ठीक है, यहाँ अपन ने एसी सोर्स V इक्वल टू V0 sin ओमेगा t कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसके ठीक सामने यहाँ पे एक ये दूसरी कॉइल लगी होती है। इस कॉइल से अपन आउटपुट निकालते हैं, मतलब जो लेवल चेंज होकर अपन को वोल्टेज मिली ना वो अपन यहाँ पे लेते हैं। ये जो प्राइमरी कॉइल है यहाँ से तो अपन देंगे इनपुट,
जो सेकेंडरी कॉइल है, यहां से अपन लेंगे आउटपुट, ठीक है। आउटपुट के लिए एक रेजिस्टेंस लगाते हैं RL, इस रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। इसमें से जब करंट फ्लो होगा लोड आएगा इसमें, जिसको अपन आउटर में लेंगे, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, लोड रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, ठीक है। अभी जो ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर की वर्किंग को अगर मैं देखूं, ठीक है, सबसे पहले जब अपन ये जो प्राइमरी सर्किट है, ये प्राइमरी कॉइल जो है, इसके अंदर अपन ने सोर्स लगा रखा है, इस सोर्स से करंट फ्लो करवाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि भाई जब अल्टरनेटिंग करंट इस कॉइल से फ्लो होगा, तो अल्टरनेटिंग करंट क्या है, वेरिएबल करंट है। वेरिएबल करंट है तो क्या होगा कि भाई वेरिएबल करंट है, तो वेरिएबल करंट क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। एक करंट है, कॉइल के अंदर करंट फ्लो करवाने में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी क्या होगी, वेरिएबल होगी। वेरिएबल होगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब इससे पास होंगी तो वो भी वेरी करेंगी, ठीक है। अब फील्ड लाइंस वेरी करेंगे तो जो फ्लक्स है वो भी वेरी करेगा, ठीक है। अब फ्लक्स जब वेरी करेगा तो जितनी फील्ड लाइंस इसमें जनरेट हुई है ना, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर जनरेट हुई, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं, तो क्लोज लूप बनाती हुई वही सेकेंडरी कॉइल से भी पास होंगी। तो इन दोनों कॉइल्स के जब फ्लक्स में चेंज होगा तो हमको पता है फैराडे के लॉ से इन दोनों के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। वो ईएमएफ कितना होगा, अगर प्राइमरी के अंदर देखूं तो वीपी वोल्टेज इन प्राइमरी, अगर मैं प्राइमरी के अंदर नंबर ऑफ टर्न एनपी लेट कर लूं और सेकेंडरी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न एनएस लेट कर लूं, तो अपन को पता है कि वोल्टेज या ईएमएफ इंड्यूस होता है माइनस का एन डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है। वीपी विल बी माइनस का एनपी एन डी फाई अपॉन डी टी, ये होगा वहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस, ठीक है। अब क्या होगा कि सेकेंडरी के अंदर अगर टर्न एन एस है तो उसका वोल्टेज वी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, माइनस का एन एस डी फाई अपॉन डी टी। अच्छा, मैंने रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स सेम रखा है, क्यों, क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस प्राइमरी में जनरेट होंगी वही फील्ड लाइंस जो सेकेंडरी से पास होंगी, तो फ्लक्स तो दोनों का सेम रहेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी दोनों का कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अगर मैं बी पी अपॉन वी एस निकालूँ, 1/2 निकालूँ, तो क्या हो जाएगा, माइनस का एन पी डी फाई अपॉन डी टी माइनस का एन एस डी फाई अपॉन डी टी, तो वी पी अपॉन वी एस क्या हो जाएगा, एन पी अपॉन एन एस हो जाएगा। दैट मीन्स जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है ना, जो वोल्टेज है दोनों कॉइल के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, नंबर ऑफ टर्न के। मतलब जितना नंबर ऑफ टर्न अपन इंक्रीज करते जाएंगे, वोल्टेज की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। अब देखो क्या है कि भाई जब वोल्टेज ट्रांसफ़र होगी तो करंट वेरी कर सकता है ना, लेकिन इस पूरे इंस्ट्रूमेंट में, पूरे डिवाइस में एक चीज़ सेम रहेगी। अपन को पता है पावर या एनर्जी कंजर्व होती है, ठीक है। तो पावर तो सेम रहेगी भाई, जितनी पावर इनपुट पे अपन ने दी उतनी अपन को पावर आउटपुट पे मिलनी चाहिए, ठीक है। तो अगर इनपुट पावर और आउटपुट पावर इक्वल होंगी, है ना, पावर विल बी सेम, मीन्स इनपुट पावर विल बी इक्वल टू आउटपुट पावर। पावर पी इक्वल टू क्या होता है, अच्छा इनपुट कहाँ दिया है, प्राइमरी में, पावर ऑफ प्राइमरी पी से डिनोट कर दो। आउटपुट कहाँ लिया, सेकेंडरी में, पी एस, पावर ऑफ सेकेंडरी से डिनोट कर दो। तो पी इक्वल टू क्या होता है, वी ए बी पी इंटू आई पी, प्राइमरी के अंदर वोल्टेज, प्राइमरी के अंदर करंट, इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एस विच इज वी एस इंटू आई एस, सेकेंडरी के अंदर वोल्टेज, सेकेंडरी के अंदर करंट। दैट मीन्स यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो वी पी अपॉन वी एस विल बी वॉट, आई एस अपॉन आई पी, है ना। इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन फोर्थ। अगर इक्वेशन 3 और 4 को मैं देखूं,
फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ, दैट मीन्स Vp अपॉन Vs विल बी इक्वल टू Np अपॉन Ns विल बी इक्वल टू Is अपॉन Ip। मतलब नंबर ऑफ टर्न जब इंक्रीज होंगे तो वोल्टेज तो इंक्रीज होगा, पर करंट की वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस होगी। ठीक है। इस डिवाइस की अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं, भाई मैं ये बोल तो रहा हूँ ना कि जितनी पावर आई इनपुट में उतनी पावर मुझे आउटपुट में मिल गई। अच्छा, एफिशिएंसी होनी तो कितनी चाहिए, 100% प्रैक्टिकली। ठीक है, लेकिन सॉरी इतनी होनी चाहिए थियोरेटिकली तो, है ना, लेकिन प्रैक्टिकल जो एफिशिएंसी होती है ना इसकी वो 75 to 90% होती है। अब ये जो लॉस हो रहा है ना 25 to 10%, ये लॉस कहाँ हो रहा है उसकी बात अपन बाद में करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन अगर मैं एफिशिएंसी निकालना चाहूँ, नीटा क्या होती है एफिशिएंसी, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो आउटपुट अपॉन इनपुट का जो रेशियो होगा, कंपेयर तो करेंगे उसी से तो एफिशिएंसी निकलेगी। इनपुट के कंपैरिजन में कितना मेरे को आउटपुट मिल रहा है, तो नीटा एफिशिएंसी विल बी व्हाट, आउटपुट पावर P ऑफ S, सेकेंडरी का पावर अपॉन प्राइमरी का पावर। सो दिस इज VS/IS अपॉन VP/IP। ठीक है, परसेंट में निकालूँ तो परसेंट एफिशिएंसी विल बी VS/IS अपॉन VP/IP इंटू 100। तो इस फॉर्मूला से मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी ट्रांसफार्मर के लिए एफिशिएंसी फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, अब इस सब में वोल्टेज कैसे चेंज होगा, वो एक्चुअली में वोल्टेज का लेवल चेंज करने के बेसिस पे अपना जो ट्रांसफार्मर है वो 2 टाइप का होता है। एक तो होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है, और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या डिफरेंस है दोनों में? स्टेप अप ये क्या करेगा, ये वोल्टेज लेवल इंक्रीज करेगा, है ना, जो वोल्टेज लेवल को अप करेगा वो स्टेप अप हो गया। ये क्या करेगा, वोल्टेज लेवल डाउन करेगा, जो मतलब वोल्टेज को कम कर देगा, दैट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब अपन को पता है कि भाई V जो है ना वोल्टेज कॉइल के अंदर, वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, M के। ठीक है, तो स्टेप अप है मतलब प्राइमरी का जो वोल्टेज है VP, वो क्या होगा, वो सेकेंडरी के वोल्टेज से कम होगा। तब सेकेंडरी में मेरे को ज़्यादा वोल्टेज मिलना चाहिए, तो उसके लिए क्या कंपलसरी है कि भाई NP मस्ट बी लेस देन NS, है ना। इसका मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर अगर अपन को बनाना है तो टर्न इन प्राइमरी कॉइल, टर्न जो है वो प्राइमरी कॉइल के अंदर वो क्या होने चाहिए, लेस होने चाहिए, किससे, सेकेंडरी कॉइल से। तो अगर अपन कॉइलिंग करते टाइम प्राइमरी और सेकेंडरी की ये ध्यान रखें कि प्राइमरी कॉइल के अंदर टर्न सेकेंडरी से कम रह जाए, तो अपना जो ट्रांसफार्मर है वो किसकी तरह वर्क करेगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह वर्क करेगा। ठीक है, स्टेप डाउन वही V तो N के डायरेक्टली प्रपोजल है ही। ठीक है, तो स्टेप डाउन है तो सेकेंडरी में मतलब आउटपुट में मुझे कम वोल्टेज मिलना चाहिए, आउटपुट वोल्टेज कम, VS मस्ट बी लेस देन VP, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, NS मस्ट बी लेस देन NP। तो जिस ट्रांसफार्मर के अंदर सेकेंडरी कॉइल का टर्न प्राइमरी कॉइल के टर्न से कम होगा, वो ट्रांसफार्मर अपना क्या करेगा, वोल्टेज के लेवल को डाउन कर देगा। तो उस ट्रांसफार्मर को अपन क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो अपनी ट्रांसफार्मर की वर्किंग हो गई कि किस तरह स्टेप डाउन या स्टेप अप करता है। मैं बात कर रहा था कि इस एफिशिएंसी की, भाई ये एफिशिएंसी 75 to 90% क्यों रह गई, क्या हुआ ऐसा। तो ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ लॉसेस होते हैं एनर्जी के, ठीक है, जिनमें जो मेन लॉस है वो है, एक तो आयरन लॉस हो गया, एक कॉपर लॉस हो गया, है ना, एक फ्लक्स लीकेज हो गया, ठीक है, एक मैग्नेट रिस्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, ये 4 मेजर लॉस होते हैं एनर्जी के ट्रांसफार्मर के अंदर। आयरन लॉस जो होता है वो होता है किसमें, मेटल पीस में। कौन सा मेटल पीस,
ये जो मेटल का पीस अपन को दिख रहा है ना, इसके अंदर होता है आयरन लॉस। ठीक है, इसके अंदर कैसे होता है कि भाई अब देखो इस मेटल पीस के ऊपर कॉइलिंग हो रही है ना, कॉइलिंग हो रही है मतलब ये मेटल पीस भी तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो अपन को पता है किसी मेटल पीस को जब अपन किसी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस मेटल पीस के अंदर एडी करंट जनरेट होता है। मतलब ये जो मेटल का पीस है इसमें क्या जनरेट होगा, एडी करंट जनरेट होगा। अब एडी करंट जब जनरेट होगा तो एडी करंट वही फ्लो भी होगा, अंदर फ्लो होगा तो इस मेटल पीस का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, और अपन को पता है कि भाई जब करंट फ्लो होगा, रेजिस्टेंस है उसके अंदर, तो पावर का लॉस भी होगा हीट की फॉर्म में। ठीक है, आई स्क्वायर आर टी, एच इक्वल टू, भाई एडी करंट जनरेट हो रहा है ना तो एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये पावर लॉस होना चाहिए। तो वो पावर जो लॉस हुई मतलब ये मेटल का पीस क्या हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा। तो वो हीटअप हुआ तो उसकी पावर कहाँ से आई, वही तो आई जो आपने प्रोवाइड की। कोई जनरेट थोड़ी होती है, खुद कन्वर्ट ही तो होती है एनर्जी। ठीक है, तो हीटअप होने के लिए एनर्जी कहाँ से आई, वहीं से आई जो अपन ने थी, तो ये लॉस हो गया। ठीक है, अब इस लॉस से बचना है तो क्या करेंगे, इस लॉस से बचने का तरीका ये है कि भाई एडी करंट जनरेट नहीं हो। ठीक है, तो एडी करंट जनरेट नहीं हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, अपन ऐसा कर सकते हैं कि भाई एडी करंट अगर अपना इफेक्टिव उसका वॉल्यूम ग्रेटर है, ज़्यादा है ना, एरिया उसको मिल रहा है प्रॉपर फ्लो होने के लिए, तो एडी करंट क्या करेगा, अपना इफेक्ट दिखाएगा। तो अपन क्या करते हैं, ये जो लेमिनेटेड शीट्स की फॉर्म में अपन ने मेटल का पीस लगाया ना, इसीलिए लगाया है ना। अपन ने क्या किया, सिंगल मेटल पीस नहीं लिया। सिंगल मेटल पीस लेने की जगह अपन ने थिन शीट्स ली, किसकी, मेटल की, उनको लेमिनेट किया और लेमिनेट करने के बाद आपस में कनेक्ट किया। तो उससे मेरे पास एक कंप्लीट पीस भी मिल गया और प्लस वो सारी शीट्स हैं उनमें कोई कनेक्शन नहीं है बीच में। ठीक है, तो एडी करंट को फ्लो होने के लिए स्पेसिंग भी नहीं मिलेगी, तो ये जो लॉस है अपना क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। मतलब बहुत कम एडी करंट फ्लो होगा जिससे ये आयरन लॉस ऑलमोस्ट नहीं होगा। ठीक है, सेकंड जो लॉस है कॉपर लॉस, ये कॉपर लॉस होता है किसके अंदर, कॉइल के अंदर। भाई अपन कॉइलिंग कर रहे हैं, अभी जो कॉइलिंग होगी किसकी होगी, कॉपर वायर की होगी। ठीक है, उस वायर का भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, कम होगा लेकिन होगा तो सही। तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसके अंदर से करंट फ्लो होगा, तो वही आई स्क्वायर आर टी एच इक्वल टू हीट की फॉर्म में डिसिपेशन होगा एनर्जी का। ठीक है, अब डिसिपेशन होगा, वायर थोड़े टाइम के बाद गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी लॉस हुआ अपना एनर्जी का। इसको कैसे कम करना है, इसको कम करने का तरीका ये है कि भाई जो रेजिस्टेंस है ना उसको अपन क्या कर दें, कम कर दें। तो अपन को पता है रेजिस्टेंस आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए, यही तो होता है। मतलब रेजिस्टेंस को अगर कम करना है तो वायर की थिकनेस को क्या करते हैं, इंक्रीज कर दें। भाई आर को रिड्यूस करना है तो क्या करो, ए को इंक्रीज कर दो। इसीलिए जो कॉइलिंग में वायर यूज होता है ना वो थिक वायर यूज होता है। ठीक है, तो थिक वायर यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, ये जो कॉपर लॉस है इसको भी मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड अपना फ्लक्स लीकेज है। अब देखो ये दोनों जो कॉइल है ना इनके बीच में डिफरेंस है कुछ ना कुछ। इसकी फील्ड लाइन्स ऐसे पास होंगी इससे, है ना, और ये ऐसे क्लोज लूप बनाएंगे। अब डिस्टेंस है तो ये कंपलसरी तो नहीं है कि सारी फील्ड लाइन्स जो फर्स्ट प्राइमरी कॉइल में जनरेट हुई वो सारी की सारी सेकेंडरी कॉइल से पास हो जाए, या जितना फ्लक्स वहाँ जनरेट हुआ वो सारा का सारा वहाँ से पास हो जाए, है ना। कुछ लाइन्स ऐसी भी हो सकती है जो सेकेंडरी से पास ना हो, तो वो क्या हो गया, लॉस ही तो हो गया फ्लक्स का। भाई फ्लक्स वो एनर्जी से जो जनरेट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड की से, है ना, और वो सारी की सारी एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही। तो सारी एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही तो उस लीकेज को अपन क्या बोलेंगे, फ्लक्स का लीकेज ही बोलेंगे। तो ये अपना फ्लक्स लीकेज हो गया, लीक हो गया, फर्स्ट से सेकंड में नहीं पहुंचा सारा का सारा। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका सॉल्यूशन ये है कि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल जो है ना वो कॉइलिंग एक दूसरे के ऊपर कर दी जाए, है ना। ये प्राइमरी कॉइलिंग कर दी इसके ऊपर और इसी के ऊपर क्या कर दी, सेकेंडरी की कॉइलिंग कर दी, इंसुलेशन छोड़ दिया दोनों के बीच में, जिससे दोनों में कोई कनेक्शन नहीं रहे। उससे क्या होगा, ये जो फ्लक्स प्राइमरी में जनरेट होगा वो सारा का सारा सेकेंडरी से पास होगा। तो एक दूसरे के ऊपर अगर बाइंडिंग कर दें तो इस फ्लक्स लीकेज को भी अपन कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। लास्ट मैग्नेटोस्ट्रिक्शंस जो है ये अपन कई बार जब ट्रांसफॉर्मर अपन ने देखा है ना, अपने आसपास कॉलोनी में लग रहा होगा, है ना, जहाँ से अपन के पास सप्लाई आती है। तो जब अपन उसके पास से जाते हैं तो अपन ने ऐसे हमिंग साउंड सुनी होगी, है ना, साउंड करता रहता है ऐसे वाइब्रेट ऐसे करके। ठीक है, तो वो भी
उसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना, तो वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? वो एनर्जी भी तो ट्रांसफार्मर की इनपुट एनर्जी से ही आ रही है, तो वहाँ वो लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये 4 मेजर लॉसेस हैं जिनमें अपनी जो ट्रांसफार्मर है उसकी एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, इनको अपन क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ट्रांसफार्मर विच चेंजेस द लेवल ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं विच इज जनरेटर। वैसे तो जनरेटर अपन ने 10th क्लास में पढ़ लिया है, जनरेटर मोटर दोनों थी, एसी जनरेटर भी था और मोटर भी थी। और देखें एक बार, एसी जनरेटर, जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना, ME टू E इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। इसके अंदर एक आर्मेचर होता है जो रोटेट करता है, ठीक है, और उसके रोटेट होने से क्या होती है? वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है, फ्लक्स चेंज होता है और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। मैंने पहले भी बताया था कि भाई जितने भी अपने पावर जनरेशन के सोर्स हैं उनमें से मैक्सिमम ऐसे ही काम करता है, एसी जनरेट होती है, वहाँ पे आर्मेचर को रोटेट करवाया जाता है टरबाइन के थ्रू, टरबाइन से कनेक्ट होता है, टरबाइन रोटेट करती है ना, चाहे वो अपना डैम बना के हो, ठीक है, या फिर गैस के थ्रू वाटर गर्म करना हो, है ना, या फिर कोल के थ्रू वाटर गर्म करना हो, वाटर है ना, बॉईल करके इसको स्टीम में कन्वर्ट करके, या फिर न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू वाटर को कन्वर्ट करें अपन स्टीम में, ठीक है, चलेगा सबसे टरबाइन ही, है ना, और रोटेट आर्मेचर ही होगा। इसके 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो होती है फील्ड मैग्नेट्स, ये इसकी फील्ड मैग्नेट्स हो गई। ठीक है, 2 पोल हो जाएंगे, ये N और ये S। ठीक है, ये फील्ड मैग्नेट्स जो है ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होती हैं। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स अपन को पता है, परमानेंट मैग्नेट जब हम बनाते हैं तो एलेनिको या कोबाल्ट स्टील इनका यूज़ करते हैं। अपन ने जो पहले चैप्टर पढ़ा था मैग्नेट वाला, उसके अंदर ये पढ़ा था। ठीक है, कैसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाई जाती है कोबाल्ट स्टील की, एलेनिको की। इनके बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल इनके बीच में होती है। ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, इस रेक्टेंगुलर कॉइल को बोला जाता है आर्मेचर। ठीक है, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है दिस इज आर्मेचर। ठीक है, ये लाइट, ये A B C और ये D, ये 4 पार्ट्स हो गए। ये रेक्टेंगुलर कॉइल ही क्या करती है? अब देखो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही है ना, N टू S ऐसे मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर अप्लाई हो रही है, इसको P की बार बोल देता हूँ। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही है N टू S। ठीक है, ये जो अपनी आर्मेचर है ना, ये आर्मेचर क्या करती है? रोटेट करती है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही है N टू S। अब कॉइल क्या होगी? जब ऐसे रखी होगी तो इसका फील्ड लाइंस के साथ एंगल कुछ और होगा। जब कॉइल रोटेट करके ऐसे आ जाएगी तो एंगल चेंज, फिर ऐसे आ जाएगी तो एंगल चेंज, फिर वापस ऐसे आ जाएगी तो एंगल चेंज। तो जब ही रोटेट करेगी तो क्या होगा भाई? एंगल चेंज होगा ना। और अपन को पता है फ्लक्स फाई क्या होता है? N इंटू बी इंटू ए इंटू कॉस फाई, यही तो होता है ना। तो ये फाई फ्लक्स, ये फाई एंगल चेंज करेगा तो थीटा कर लो इसको, कॉस थीटा। अगर ये थीटा एंगल चेंज करेगा तो फाई मतलब फ्लक्स भी क्या करेगा? वेरी करेगा। और जब अपन को पता है फ्लक्स वेरी करता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, उससे इंड्यूस्ड करंट फ्लो होता है। वो जो इंड्यूस्ड करंट है वो एसी है। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट इसका क्या हो गया? आर्मेचर हो गया। थर्ड जो पोर्शन होता है इसका वो यहां ये रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन बोलते हैं स्लिप रिंग्स। ठीक है, ये जो रिंग है ये मेटल की रिंग्स होती हैं।
ये आर्मेचर के दोनों एंड्स के साथ कनेक्ट होती हैं इस तरह, ठीक है। ये मेटल रिंग है, मेटल रिंग क्या कर रही हैं, ये रोटेट करती हैं, ठीक है। और रोटेट जैसे जैसे आर्मेचर रोटेट करेगा रिंग रोटेट करेगी, ठीक है। और रोटेट करते हुए क्या करती हैं, करंट का आउटपुट देती हैं, ठीक है। मेटल की हैं, स्लिप करती हैं किन के ऊपर, या दो कार्बन के रॉड्स जैसे छोटे छोटे पीस लगे होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर स्लिप करती हैं, इसलिए उनको क्या बोल रहे हैं, स्लिप रिंग्स बोल रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे होती है स्लिप रिंग, ठीक है। S1 बोल दो, ये S2 बोल दो, ठीक है। इनका जो कनेक्शन होता है ये कार्बन के छोटे छोटे ये पीस होते हैं, इनको अपन बोलते हैं ब्रश, ठीक है। ये इनसे इनके साथ ये अटैच होती है, ब्रश जो है ये स्लिप रिंग्स के साथ बिल्कुल ऐसे, ये मान लो ये स्लिप रिंग है तो स्लिप रिंग के साथ ये बिल्कुल ऐसे टच करते हुए, ठीक है, क्लोज कनेक्शन होता है दोनों के बीच में, और ऐसे ये रोटेट करती है स्लिप रिंग इसके साथ ऐसे टच करती हुई, ठीक है। अब इसमें कार्बन है, कार्बन की बनी हुई है ये, ठीक है। तो ये क्या है, कंडक्शन भी करती है, साथ में क्या है, लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करती है, जिससे स्लिप रिंग क्या कर सके, इजीली मूव कर सके, ठीक है। और फिर यहाँ ये ब्रश के साथ ये लगा हुआ होता है आउटर सर्किट, जिसमें होता है क्या, ये लोड रेजिस्टेंस RL। तो जब ऐसे करंट फ्लो होता है लोड रेजिस्टेंस RL के थ्रू होता हुआ, तो लोड रेजिस्टेंस RL पे अपन को क्या मिलता है, आउटपुट वोल्टेज मिलता है, जिसको अपन बाहर ले लेते हैं और उससे अपन का करंट फ्लो होता है, ठीक है। ये वर्क करता है फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पर। भाई इंड्यूस करंट की डायरेक्शन अपन फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से ही बताते थे, ठीक है। मान लो ये रोटेट, ये मेरे पास ये आर्मेचर है, ये रोटेट कर रहा है, वर्किंग अगर मैं देखूँ इसकी, ये ऐसे रोटेट कर रहा है ना, इसकी एक्सेस पे, ठीक है। अभी ऐसे रोटेट कर रहा है तो क्या होगा कि देखो ये ऐसे है ना, ऐसे रखा है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये हो गई, ये PQ वाली इसकी ब्रांच हो गई, ये RS वाली हो गई इधर वाली। तो PQ तो ऐसे ऊपर आएगी और RS कहाँ जाएगी, नीचे, ठीक है। तो देखो क्या होगा कि PQ अगर ऊपर आए और RS नीचे जाए तो फ्लक्स तो चेंज हो रहा है, ठीक है। फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल ये, ठीक है, ये रूल है। अगर मैं ये मोशन कहाँ हो रहा है, ऊपर, मोशन की डायरेक्शन में अपना थंब रखूं, ठीक है, ये रख दिया मैंने, थंब का रख दिया मोशन की डायरेक्शन में, ये ऐसे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैंने ये फिंगर रखा अपना, तो मिडिल फिंगर क्या बताएगी, डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगी, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इसके अंदर कहाँ होगी, ये तो ऊपर आ रहा है, ये थंब से मैंने इसका डायरेक्शन शो कर दिया, ठीक है, मोशन का कंडक्टर के। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने शो कर दिया N2S। मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ जाएगा इसके अंदर, ऊपर। करंट कहाँ जाएगा इसके अंदर, ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है। ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है थंब से डाउन साइड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर करंट कहाँ आएगा, ऐसे आएगा, तो इसके अंदर ऐसे करंट फ्लो हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि भाई ऐसे होता हुआ ऐसे करंट PQRS से होता हुआ ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी नीचे से, ऐसे बोल देता हूँ मैं, P से Q से R से S, है ना, ऐसे बोल दूँ। इन पॉइंट्स को मैं बोल देता हूँ X और Y, ठीक है। तो P से Q से R से S से X से Y, ऐसे करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है। अब जब ऐसे करंट फ्लो हो जाएगा तो देखो अब इसकी पोजीशन, न्यू पोजीशन क्या होगी, वो देखो, ये मेरी मैग्नेट है, ठीक है, ऐसे। अब ये आर्मेचर रोटेट कर गया, तो आर्मेचर के रोटेट करने से क्या हुआ, देखो ये RS तो रोटेट करके इधर आ जाएगा, PQ रोटेट करके इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये P, ये Q इधर आ गया, ये R इधर आ गया और S इधर आ गया रोटेट करके, ठीक है। अच्छा ये जो स्लिप रिंग है ये यहाँ से रोटेट करके ऐसे इधर आ जाएगी, ठीक है, ये ऐसे इधर आ गई, और ये इधर से ये इधर आ जाएगी रोटेट करके, है ना, ये ऐसे इधर आ गई, ये इधर और ये ऐसे इधर। इसका कनेक्शन इसी के साथ यहाँ बना हुआ है,
है ना, इसका कनेक्शन ये यहाँ है, ठीक है, और अपना लोड रेजिस्टेंस RL तो है ही कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये X और ये Y, ठीक है। अब RS ऊपर आएगा, P के नीचे जाएगा, फर्दर रोटेशन होगा, RS ऊपर आएगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वही है अपनी, एंड भाई पोल तो चेंज नहीं हुए, ठीक है। और करंट कहाँ जाएगा अब इसके अंदर, ऊपर जाएगा ऐसे RS के अंदर, ठीक है। इसके अंदर ये P क्यू अंदर मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, करंट की डायरेक्शन डाउन साइड, करंट इसमें नीचे आएगा। तो अब डायरेक्शन क्या हो जाएगी करंट की, देखो S से R से Q से P, ठीक है भाई, ऐसे तो फ्लो होगा, S से R Q P और P से ये कनेक्शन कहाँ बन रहा है, यहाँ Y पे, ठीक है भाई। कनेक्शन इसका इस स्लिप रिंग का कनेक्शन कहाँ है, इस ब्रश के साथ है ना, इस स्लिप रिंग का कनेक्शन इस ब्रश के साथ है। तो यहाँ से करंट P से कहाँ आएगा, सीधा स्लिप रिंग में होता हुआ इसमें, यहाँ से कहाँ जाएगा Y से कहाँ जाएगा X। देखो डायरेक्शन चेंज हो गई करंट की, पहले X to Y, अभी कहाँ जा रहा है Y to X। तो इसको अगर मैं पॉजिटिव साइकिल बोलूँ तो ये क्या हो जाएगा इसके कंपैरिजन में, नेगेटिव साइकिल। तो ये बात समझ में आई ना, AC में पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन का चेंज होना, है ना। एक बार इस डायरेक्शन से गया तो दूसरी बार इस डायरेक्शन में करंट जाएगा, मतलब एक बार ऐसे इस वायर से गया तो दूसरी बार इस वायर से, दो वायर होते हैं ना अपनी सप्लाई में, इस वायर से गया पॉजिटिव साइकिल, इस वायर से गया नेगेटिव साइकिल। तो हर बार जब डायरेक्शन चेंज कर रहा है उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव डायरेक्शन बोल रहे हैं। तो पोलरिटी चेंज होती हुई दिख रही है अपन को, वापस फिर रोटेट करके ये कंडीशन आ जाएगी, फिर से डायरेक्शन ऑफ करंट ये मिल जाएगा, फिर रोटेट करेगा, फिर ये कंडीशन आ जाएगी, फिर डायरेक्शन ऑफ करंट अपन को ये मिल जाएगा। तो कंटिन्यूसली ये रोटेट करता रहेगा, उसमें मुझे डायरेक्शन ऑफ करंट मिलती रहेगी। यहाँ मेरा फ्लक्स कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो d∅dt से मैं क्या कर सकता हूँ, चेंज ऑफ फ्लक्स निकाल सकता हूँ। वो अपन ने निकाला था इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में, ये चैप्टर जहाँ अपन ने स्टार्ट किया था ना, वहाँ अपन ने मैथमेटिकल कैलकुलेशन की है, d∅dt निकाल के, एन d∅dt से अपन ने फ्लक्स, चेंज ऑफ फ्लक्स निकाल के EMF निकाला है ना, वहीं से तो मेरे पास इक्वेशन आई थी, V = V0 sin ωt, E = E0 sin ωt, I = I0 sin ωt, ठीक है। तो इसके आगे जो कैलकुलेशन होगी वो अपन इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कर चुके हैं, ठीक है। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ आवर AC जनरेटर, आगे होगी समझ में, ठीक है। तो कंटिन्यूसली ये स्लिप रिंग्स के मोशन की वजह से क्या होता है, अपना अल्टरनेटिंग करंट इसमें फ्लो होता रहता है। ये जो आर्मेचर है ना, ये आर्मेचर टरबाइन से कनेक्ट होता है आगे, ठीक है। वो टरबाइन क्या करती रहती है, रोटेट करती रहती है। जैसे डैम बना दिया तो डैम में वो टरबाइन लगा दिया, उसके ऊपर वाटर का फ्लो करवा दिया, तो वो टरबाइन रोटेट करती है, उससे आर्मेचर रोटेट करता है, आर्मेचर रोटेट करने से कंटिन्यूसली करंट अपन को आउटर सर्किट में मिलता रहता है। तो इस तरह अपना AC जनरेटर क्या करता है, काम करता है, ठीक है। तो ये अपनी थ्योरी इस चैप्टर की खत्म हो गई, ठीक है। तो इससे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स चैप्टर से आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो वो करेंगे आप लोग, जो क्वेरी होगी उसको पूछ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।